हेलो एवरीवन, दिस इज रामर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 6 के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर रखे हैं। सोलेनॉइड, टॉरॉइड क्या होते हैं, उसके बाद जैसे आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को हमने देख रखा है। तो अगर किसी ने वह वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फोर्सेस के बारे में। एक रेस्ट चार्ज पर, एक मूविंग चार्ज पर कैसे फोर्स लगता है, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट टॉपिक को। आज हम पढ़ने वाले मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 6। आज हमारा जो पहला फर्स्ट टॉपिक है वह फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। कि एक चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर कैसे फोर्स लगता है, क्या क्या होता है, उनके बीच की हर बातें डिस्कस करी जाएंगी आपके साथ। तो सबसे पहले देखो, अब आ जाते हैं अपने स्क्रीन पर। सबसे पहले अगर एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जाए कुछ इस तरह से, मान लो कि यह मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसी है, लेफ्ट से राइट साइड में दिखाई गई है। अगर एक चार्ज को जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एक एंगल पर फेंक दिया जाए v वेलोसिटी से, थीटा एंगल पर लेकर इसे v वेलोसिटी से फेंक दिया जाए, तो इनके बीच में जो रिलेशन आता है, फोर्सेस के बीच में जो रिलेशन आता है वह क्या होता है, F फोर्स ऑफ मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। क्या है Q इंटू V क्रॉस B? अब इसके बारे में हम बात तो अभी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस फार्मूले को देखकर पहचानने की कोशिश करो कि यह फार्मूला क्या बोल रहा है। मैंने बोला कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। अब एक क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका आप लोगों ने जिक्र कहां पर सुना होगा, जब तुम्हें वेक्टर मतलब वेक्टर पढ़ाया गया होगा। तो V क्रॉस B क्या होता है? V क्रॉस B हमारा होता है VB साइन थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ V इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। समझ रहे हो ना? तो दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। साइन थीटा में थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा क्या है, रुक जाओ पहले मैं यहां पर लिख देता हूं। थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर जगह थोड़ा सा कम पड़ गया, मैग्नेटिक फील्ड एंड कहां के बीच का, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का, वेलोसिटी। तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर, मतलब दोनों के वेक्टर्स के बीच का जो एंगल हमारा है वही थीटा के बारे में बात की गई है। तो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है, इसे बहुत तरीके से डिराइव किया गया, मतलब इसके कई सारे मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे गए, इसके ऊपर देखा गया कि कैसे कैसे वह रिलेशन में आता है। तो उसके ऊपर जो रिलेशन बन के आया ना वह कुछ इस तरह के था कि एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू बी क्रॉस बी। तो क्यू इंटू बी क्रॉस बी में वी क्रॉस बी जो होता है वह हमारा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसकी वैल्यू होती है वी बी साइन थीटा। तो अगर उसी चीज को यहां पर रख दिया जाए तो क्या होगा, एक नया फार्मूला बनेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वी क्यू वी बी इंटू साइन थीटा। आई होप कि तुमने इस फार्मूले को पहले देख रखा होगा, नहीं देखा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर तुमने देखा होता तुम्हें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। ठीक, तो अगर नहीं देख रखा है तो बहुत बढ़िया है, अगर देख रखा है तभी ठीक है, मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता हूं। थीटा मैंने बताया कि तुमसे कि थीटा क्या है, थीटा हमारा है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन कहां का, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर एंड वेलोसिटी। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल बनता है ना उसे हम बोल रहे हैं कि वह थीटा एंगल पर है। जब भी किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वेलोसिटी दे दिया जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। उसे डिनोट कैसे करा जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, जिसे कैसे लिख सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा। अब बोलोगे भैया या तो एक वेक्टर की तरफ ट्रीट कर रहा है, मतलब एक वेक्टर ही है। हाँ, तो यह वेक्टर है। ठीक, वेक्टर के बाद अगर बोला जाए कि इसके, तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक फोर्स जो हमारा होता है वह क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वह भी तो हमें डिफाइन करने की पड़ेगी कि उसकी डायरेक्शन कैसी आएगी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन तो हमें दिखानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो उसे निकालने का तरीका क्या है, तो इस फार्मूले में ही है, जो हमारा तरीका है वह इस फार्मूले में ही छिपा हुआ है। मैंने तुमसे क्या बताया कि एफ एम इज इक्वल टू, जो बेसिक वाला फार्मूला था, क्यू इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। इसे से तुम अपने डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हो। कैसे? डायरेक्शन को फाइंड करना बहुत आसान है, बस सिर्फ तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो और उसे थोड़ा सा अमल करने की कोशिश करना। वी क्रॉस बी में जो हमारा वी क्रॉस बी है यह क्या देता है,
v क्रॉस v हमें क्या देता है, यही हमें डायरेक्शन को बताता है। अगर हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को, अगर हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को डायरेक्शन को यह बताता है, अगर अपने राइट हैंड के फिंगर्स को क्या करें, कर्ल करें कौन से डायरेक्शन में, v क्रॉस v। तो देख लो यहां पर हम करेंगे क्या, v लिखेंगे, v के बाद हम क्रॉस करके लाएंगे v की डायरेक्शन में। अगर यहां पर फील नहीं आ रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, चलो मैं कुछ केसेस डिस्कस करता हूं यहां तुम्हारे साथ। मान लो एक रिंग है या फिर सर्कल समझ लो, मान लो यह सर्कल है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वह अंदर की तरफ है। या क्रॉस दिखाने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसका मतलब सिर्फ वायर्स ही नहीं होते कि इसके अंदर वायर जा रही है बाहर आ रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। क्रॉस किसी को भी बोल सकते, बस यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, बी लिखना पड़ेगा। मतलब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वह अंदर की डायरेक्शन में, मतलब हमारे इनटू द प्लेन है, प्लेन के अंदर जाता हुआ। समझ में आया? ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाता हुआ है। अगर हमें किसी चार्ज के ऊपर फोर्स को पता करना है कि वह उसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, अगर हम उसे v वेलोसिटी दे दें, अगर हम किसी चार्ज को v वेलोसिटी दे दें तो उसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, इसे पता करना हो तो बहुत आसान काम है। उसे क्या करना है, बस तुम्हें v वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में दिए हो तो उसके जिस डायरेक्शन में तुमने v वेलोसिटी दी है उसी डायरेक्शन में अपने सारे फिंगर्स को करना है। तो मैंने किस डायरेक्शन में दी है, इस डायरेक्शन में, राइट साइड में। उसके बाद b हमारा कहां है, अंदर की तरफ, b हमारा इनटू द प्लेन है। तो पहले हमें अपने सभी अमूल्यों को, सबसे पहले हमें सभी अमूल्यों को राइट साइड में करना होगा जिस डायरेक्शन में हमने चार्ज को वेलोसिटी दी है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में है उसमें अपने हाथ को कर्ल करना है, अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। देखो अभी तक हमारा चार्ज राइट साइड में डाल रहा था तो हमने अपने फिंगर्स को इस साइड में किया। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर दबोच देंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपनी उंगलियों को करेंगे। तो जो ये थंब पॉइंट करेगा ना, जो ये थंब पॉइंट करेगा वह होगी हमारे मैग्नेटिक फील्ड पर, मतलब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, कि मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगेगा। तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा ना, जो चार्ज पर फोर्स लगेगा वह कैसा होगा, ऊपर की तरफ। ठीक, तो अभी सारी बातें डिस्कस होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो अभी आगे तुमसे इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करा जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक, डायरेक्शन हो गया, तुम्हें पता चल गया इसका क्यू वी साइन थीटा या फिर क्यू इंटू वी क्रॉस बी साइन थीटा, वी क्रॉस बी होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर। ठीक, तुम इसे समझ सकते हो और बाकी बातें अब डिस्कस करते हैं आगे के पेजेस में। ठीक, तो अब आता है अगली बात कि क्या एक रेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है या फिर नहीं। ठीक, मैंने पिछले कई सारे वीडियो में बोला कि रेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगता है, लेकिन क्यों नहीं लगता आज इसे तुम्हें देखना होगा, समझना होगा। देखो मान लेते हैं हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कुछ लेफ्ट से राइट साइड में, मतलब बी की डायरेक्शन है। अगर हम अपने चार्ज को उठाएं और यहां पर रख दें केवल रेस्ट पर, तो क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। हमारा फोर्स का जो फार्मूला आया है वह क्या था, क्यू वी बी इंटू साइन थीटा। इतना हमारे फोर्स का फार्मूला आया है। जब मैंने बता दिया कि क्यू रेस्ट पर है, मतलब क्या बोल सकते हो, चार्ज हमारा रेस्ट पर है, मतलब वी की वैल्यू जीरो बोल सकते हो। हमने बताया कि जब हमारा चार्ज रेस्ट है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो हम क्या बोल सकते हैं कि वी हमारा जीरो है। तो वी जब जीरो है, वी इज इक्वल टू जीरो है, तो इसमें जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू जीरो आ गई। समझ गया। तो इसलिए एक रेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगती है ना वह जीरो होती है। रेस्ट चार्ज पर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स ही नहीं लगती। अगर किसी चार्ज को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दे तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा तुम्हें, लेकिन वहीं पर उसे मूव करा देना तो उसके बाद जो तुम्हें दिखेगा वह सारी बातें अब डिस्कस करने वाले हैं। क्या होगा अगर एक केस डिस्कस करा जाए जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में ले लिया, यह हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इसमें हमने एक चार्ज को उठाया, एक चार्ज को रखा और उसे फेंक दिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। क्यू चार्ज को हमने क्या करा, क्यू चार्ज को हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड में, बस उसे पैरेलली फेंक दिया मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब क्या बोल सकते हो,
V और B के बीच का जो एंगल है वह कितना हुआ, जो एंगल बना हुआ है 0 हो गया। हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चार्ज को फेंक दिया, छोड़ दिया, तो हमारे एंगल मतलब छोड़ देने के बाद क्या होगा, 0 हो जाएगा। V एंड B एंगल क्या हुआ, 0। दोनों के पैरेलली फेंक दिए तो उनके बीच का एंगल 0 हुआ, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा की वैल्यू तुम्हारी 0 हो गई। अब थीटा की वैल्यू जब 0 हो गई तो फोर्स क्या लिखोगे, QVB साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर तुम किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसी के पैरेलली फेंक दो ना, तब भी उस पर फोर्स नहीं लगेगी। कितनी मजेदार बातें डिस्कस की जा रही हैं तुम्हारे साथ कि इसके ऊपर फोर्स कब लगेगा भैया। आपने बताया कि जब चार्ज रेस्ट पर हो तब भी 0 आ रहा है, चार्ज को हमने पैरेलली फेंक दिया तब भी 0 आ रहा है। अब अगर एंटी पैरेलल की बात की जाए, थर्ड केस अगर बात मतलब सेकंड केस की बात की जाए कि अगर इसे एंटी पैरेलल फेंक दिया जाए, एंटी पैरेलल फेंक दिया जाए किसके, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक यार, देखो अगर अपने चार्ज को हम क्या करें, एंटी पैरेलल फेंक दें, एंटी पैरेलल फेंक दें किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल अगर हम किसी चार्ज को फेंक दिया तो क्या होगा। देखो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस साइड में है, कुछ इस साइड में, कुछ इस तरह से दिखाया गया है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर एक चार्ज को हम पकड़ें जिसकी में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमारी कौन सी साइड में है, राइट साइड में। अगर हमने इस चार्ज को वेलोसिटी कहां पर दे दिया, लेफ्ट साइड में, तो तुम्हें दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा कि अब इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 180। तो थीटा कितनी हुई, थीटा हमारी हो गई 180 डिग्री। थीटा हमारी 180 डिग्री हो गई तो क्या इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, कह सकते हो, क्या इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हम कर दें। तो रख दो फार्मूले में, F इज इक्वल टू QVB इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री। साइन ऑफ 180 डिग्री कितना होता है, साइन ऑफ n पाई, साइन ऑफ n पाई हमारा 0 होता है, जहां n क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर है। तो मतलब क्या समझ में आया कि अगर साइन में किसी भी एंगल को अगर एक इंटीजर से मतलब मल्टीप्लाई करके पाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी जितनी भी वैल्यू होंगे ना वह 0 होते हैं। तो साइन ऑफ 180 0, साइन ऑफ 2 पाई 0, मतलब 2 पाई से तो हमें कुछ मतलब है नहीं, तो एक सर्कल ही घूम गया तो मतलब 0 डिग्री हो गई। लेकिन उसकी बात की जाए जिसकी हमें जरूरत है, मतलब अगर किसी चार्ज को हम एंटी पैरेलल भी फेंक देना तो उसकी वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0 हो जाएगा। तो सीधे क्या बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड मैं बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स इस केस में भी 0 आया, जब हमने किसी चार्ज को पैरेलल फेंका तब भी 0, एंटी पैरेलल फेंक दिया ना चार्ज को तब भी उसके ऊपर फोर्स लगने वाला 0 होगा। समझ रहे हो। तो हमने 3 केसेस देखे, 2-3 केसेस समझ लिए कि उसके ऊपर कब कब फोर्स 0 होगा। अगर हमारा चार्ज क्या हो, एक थर्ड केस अगर देखा जाए, केस थर्ड, अगर थर्ड केस को डिस्कस करा जाए क्या, कि हमारा चार्ज क्या हो, न्यूट्रल हो, मतलब न्यूट्रल का मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज ही ना हो, इसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, तो क्या बोलोगे, तो अगर कोई भी चार्ज नहीं है ना तो यह हम इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब Q की वैल्यू ही 0 हो गई तो यह पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी, और क्या मिलेगा तुम्हें, फोर्स 0 मिलेगा। कि मतलब जब चार्ज ही न्यूट्रल है तो उसके ऊपर फोर्स ही कहां लगेगा, मतलब न्यूट्रल चार्ज पे कोई भी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। वेलोसिटी हमने देख लिया कि वेलोसिटी अगर रेस्ट पर है चार्ज तो भी नहीं, मतलब तब भी हमारा मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। अगर हम सीधे वेलोसिटी को 0 बोल दे तब भी 0 हो गया, और B को अगर B तो 0 होगी तो वह फोर्स उस पर दूसरा ही फोर्स एक्ट करने लग जाएगा, वह तो अलग बात है। मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी अगर 0 हो गया इस केस में केवल, तभी हमारी क्या होगी, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो गया तभी हमारी मैग्नेटिक फोर्स 0 आएगी। ठीक,
तो ये रहा इतनी बातें जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड जीरो आती है या फिर कुछ होती है। अब आते हैं कुछ इसके स्पेशल केसेस पे, कुछ स्पेशल केसेस इसके साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। स्पेशल केसेस का मतलब क्या भैया, अब ध्यान से सुना, स्पेशल केस बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक, आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए। स्पेशल केसेस क्या होंगे, ध्यान से एकदम सुनना, एकदम अपने दिमाग में रखने की कोशिश करना। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि तुम्हारे साथ कभी डिस्कस करी गई होगी और रहेगी, समझ लो। तो यह देखना स्पेशल केसेस में क्या होगा भैया, अब ध्यान से सुनना और ध्यान से उस पर अमल करना। मान लो हमारी मैग्नेटिक फील्ड किसी एक रीजन के अंदर, मान लो कोई रीजन है जिसे हम एक थोड़ी सी कुछ विड्थ हाइट दे देते हैं, मान लो ये हमारी रीजन है, कलर चेंज कर देते हैं इसका, मान लो इसका कलर कुछ हम ले लेते हैं अलग थोड़ा सा, जो कि तुम्हें हल्का दिखे। मान लो यह रीजन है, इस रीजन के अंदर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करने वाला हूं। यह एक रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से अपने दिमाग में रखने की कोशिश करना। कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ हैं, मान रहे हो, क्रॉस क्रॉस से तुम्हें दिखाया जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ हैं। देखना क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा यहां पर है, बी की वैल्यू अंदर की तरफ है, मतलब इनटू द प्लेन है। मतलब अगर मेरा एक टैबलेट है ना, तो इस टैबलेट के अंदर जाता हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, समझ रहे हो। मतलब पूरे डिस्प्ले के अंदर अगर तुम्हारा एक पेन को डाल दिया जाए तो उस तरह से कुछ सिनेरियो है यहाँ पर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर जाती हुई है। अब हम करेंगे क्या कि अगर हम एक चार्ज को पकड़ें और उसे इसमें स्पीड देने की कोशिश करें, मान लेते हैं हमारा चार्ज कुछ इस मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में, जितना भी एरिया मैंने बनाया इस चारों तरफ, उस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट करती है जिसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट करती है जिसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है। इस चार्ज को हमने पकड़ा और वेलोसिटी देने की कोशिश करी, तो अगर मैं वेलोसिटी देता हूं इसे इस तरह से, कुछ चार्ज को मैंने क्या करा, राइट साइड में एक वेलोसिटी दे दी। अब हमें कुछ नहीं करना, बस अपने राइट हैंड का कमाल दिखाना और उसकी वजह से आने वाले जितने भी फोर्सेस है ना, बस उसे मार्क कर लेना है। देखना क्यों हमारा राइट साइड में है, क्यों हमारा राइट साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ है। कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर की तरफ, जो पेन है हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और हमारा जो मूविंग चार्ज का डायरेक्शन है, चार्ज पार्टिकल मूव करने का डायरेक्शन है, वह कुछ राइट साइड में, मतलब एक दूसरे से परपेंडिकुलर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। मतलब अगर थीटा की वैल्यू ना 90 डिग्री है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो ना, तब उसके ऊपर क्या फोर्स लगते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। क्यों हमारा मूव कर रहा है राइट साइड में, क्यों हमारा राइट साइड में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर की तरफ है, क्यों हमारा राइट साइड में मूव कर रहा है, राइट कौन सा, यस राइट साइड। तुम्हारे लिए कुछ अगर अलग दिख रहा होगा तो तुम अपने हाथ को खोलो और उसे राइट साइड में जिस तरफ चार्ज मूव कर रहा है अपने पेज पे लिखो और उस साइड में अपने फिंगर्स को रखो, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ है उस तरफ नहीं, जिस तरफ हमारा चार्ज मूव कर रहा है उस तरफ अपने फिंगर्स को खोल के रखो। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल करो, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अंदर की तरफ उसे कर्ल करो। फोर्स जो लग रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है, फोर्स देखो मैग्नेटिक, पहले हमारा मूविंग चार्ज डायरेक्शन में, चार्ज की डायरेक्शन जिस तरफ चार्ज हमारा मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन में, उसके बाद कर्ल करो, तो जो थंब पॉइंट करेगा वह होगी हमारी किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा कैसा लगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगा वह कैसा लगा,
कि उसके ऊपर जो फोर्स आया कुछ ऊपर की साइड में आया, जिसे हम बोल देते हैं Fm। थोड़ा सा कलर इसका भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसे हम बोल देते हैं Fm। समझ गए? हमारा चार्ज अभी कुछ मूव करना शुरू ही करा होगा कि उसके ऊपर कुछ फोर्स लग गई और वह इस तरह से थोड़ा टिल्टेड हो गया। बस थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ले जाकर हमारा चार्ज मूव करना ही शुरू करा था, लेकिन उसके ऊपर फोर्स देखो, हमारा चार्ज 90 डिग्री पे मूव करना शुरू करा, हमारा चार्ज 90 डिग्री पे मूव करना शुरू करा, लेकिन उसके ऊपर फोर्स ऊपर लगती रही, लेकिन वह थोड़ा सा मूव कर गया। देखो हमारा चार्ज 90 यह इस साइड में जा रहा था, उसके ऊपर लेकिन फोर्स लग गई ऊपर, तो वह क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा। अब मान लेते हैं यहाँ ये चार्ज यहां तक पहुंच गया है, यह चार्ज यहां तक पहुंच गया है। अब क्या होगा कि यह चार्ज हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ तो जा रहा है। देखो अभी एक सर्कल ले लो, उसके 4 पार्ट्स कर दो, तो अब वो सर्कल के एक एंड पर है, तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। हमारा चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। फिर से देखो हमारा चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। हमारा चार्ज ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इस तरह से थंब करोगे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसी हुई, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हुई। अब वह चार्ज मूव करना ही शुरू करा था, फिर भी उसके ऊपर फोर्स लगा। हमारा चार्ज मूव करना शुरू करा, उसके ऊपर फोर्स लगा, फिर से वह कुछ ना कुछ दूरी चलकर क्या होगा, मुड़ना शुरू कर देगा। अब मान लेते हुए चार्ज यहां पर है, उसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब चार्ज हमारा कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, इस साइड में, मतलब हमारा चार्ज राइट साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। देखो हमारा चार्ज कैसे है, हमारा चार्ज अब इस लेफ्ट साइड में जा रहा है, हमारा चार्ज लेफ्ट साइड में पहुंचने वाला है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तुम्हारे तरफ, तब भी फोर्स नीचे। देखो तुम्हें समझने में दिक्कत हो रही तो अपना हाथ खोल लो यार, उसे थोड़ा सा इस्तेमाल करो। देखो अभी इस साइड में है, राइट साइड में मतलब लेफ्ट साइड में हमारा चार्ज जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स नीचे, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वह नीचे साइड में आई, Fm। अब लेट्स से कि यह चार्ज फिर से मुड़ेगा, उसके ऊपर धक्का लगा, एक तरह का फोर्स लगने का मतलब एक धक्का ही है, उसके ऊपर एक धक्का लगा और वह चार्ज फिर से मुड़ गया होगा। तुम्हें फील नहीं आ पा रहा हो तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, इतना सिनेरियो देखना ध्यान से। हमारा चार्ज स्टार्ट किया मूव करना, कौन से साइड में, राइट साइड में मूव करना शुरू तो किया, लेकिन हमारे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल बना हुआ है 90 डिग्री बन गया। 90 डिग्री बनने से हुआ क्या कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने चार्ज के डायरेक्शन में, जिस तरफ चार्ज मूव करा उस डायरेक्शन में फोर्स अपने फिंगर्स को खोला और उसे कर्ल करा मैग्नेटिक फील्ड के तरफ, और जो फोर्स आया ऊपर लग गया। मतलब हमारा चार्ज मूव करना शुरू ही करा था कि उसके ऊपर फोर्स लगा और वह मुड़ गया। मुड़ने के बाद वह कुछ यहां पर आ गया इस सिनेरियो पर, अब वह ऊपर जा रहा था, फिर अंदर, फिर फोर्स इस साइड में, फिर वह कुछ यहां पहुंचा होगा, फिर से हमने कर्ल करा, फिर इस साइड में, तो यहां पहुंचा। अब आते हैं इस हाफ पार्ट को कवर करने के लिए। यहां से मान लेते हैं कुछ यहां पहुंचा होगा, उसके ऊपर फिर से फोर्स लगी होगी इस डायरेक्शन में, फिर से फोर्स Fm लगी होगी इस डायरेक्शन में, फिर वह मुड़ता हुआ चला गया होगा और लास्ट में फिर इस तरह से वह पूरा एक कंप्लीट कर लेगा। तुम्हें यहां बन के दिखा क्या, यहां पर एक तुम्हें सर्कल दिखा, ध्यान से देखो तो तुम्हें दिख जाएगा। यह जो ब्लैक पार्ट है ना, एक सर्कल तुम्हें बनकर दिखा, जो कि इस 90 डिग्री वाले स्पेशल केस की एक खूबसूरती है कि जब भी हम किसी चार्ज को 90 डिग्री पर v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि एक दूसरे 90 डिग्री पर है, उनके अंदर फेंक देते हैं, तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है ना, वह एक सर्कुलर मोशन होता है। क्या है, वह एक सर्कुलर मोशन होता है। आई होप कि तुमने सर्कुलर मोशन पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इस चैनल पर जरूर कवर मैं करा दूंगा, लेकिन अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, अभी तो मैं 12th का कवर करा रहा हूं। ठीक, तो यह सर्कुलर मोशन है। वन शॉट वीडियो आ सकती है सर्कुलर मोशन पे, बहुत जल्द लाएंगे। ठीक, बहुत जल्द लाएंगे, वन शॉट तुम देखना, बहुत ही जबरदस्त होगी। तो वन शॉट तो हम ला सकते हैं सर्कुलर मोशन की, लेकिन अभी बात हो रही है तो एक सर्कुलर मोशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा जब भी हम किसी चार्ज को 90 डिग्री पर एक बी मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब एक दूसरे से फेंक देते हैं। तो उनके ऊपर फोर्स कैसी लगी, फोर्स लगी उनके ऊपर एक दूसरे से 90 डिग्री पर, और वह कहां पर चला गया, एक सर्कल में मुड़ना शुरू हो गया, और वहां पर उसकी वजह से वहां पर एक सर्कुलर मोशन डेवलप हो गया।
तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को v वेलोसिटी से अगर 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर फेंक दिया जाए तो जो चार्ज मूव करेगा ना वह एक सर्कल में मूव करेगा और उसकी वजह से वहां पर एक सर्कुलर मोशन डेवलप हो जाएगी जो कि होगी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहां पर होना शुरू हो जाएगी। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब तुम समझते हो कि वह सर्कल का रेडियस चेंज मतलब नहीं करेगा, उसी सर्कल के रेडियस पे घूमता रहेगा। समझ गए? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी और उसके ऊपर जितने भी एक चार्ज को जब भी तुम फेंकोगे, एक चार्ज को जब भी तुम v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के जो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा अंदर की तरफ है फेंक दोगे 90 डिग्री पर, तो वह एक मूव करते करते एक सर्कल में घूमना शुरू कर देगा। यहां पर अब तुम्हारी बातें खत्म होती है, अब आती है डेरिवेशन की बारी की। यहां पर कुछ कुछ चीजें तुम्हें एनालाइज करने की बात आई। हमने क्या बोला कि यहां पर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर एक मिनट रुकना, सर्कुलर मोशन, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हुआ, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहां पर स्टार्ट हुआ। अब कुछ बातें तुमसे डिस्कस करनी है। अब यहां पर तुम क्या बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या था तुम्हारा, QVB इंटू साइन थीटा। थीटा तो तुम्हारा इस केस में 90 डिग्री है, तो क्या रखोगे QVB साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती कितनी है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो लिखोगे QVB। समझ गया? तो तुम्हारे फोर्स का जो फार्मूला आया हुआ है QVB। अब एक चीज तुम्हें सर्कुलर मोशन में पढ़ाया जाएगा या फिर तुमने अगर पढ़ लिया हो तो बहुत अच्छा है। सर्कुलर मोशन में अगर तुम्हारा 11 थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो गया है तो कोई भी टेंशन मत लेना, 1 महीने के अंदर अंदर 1 शॉर्ट सीरीज तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी जिसमें हम सर्कुलर मोशन को सबसे पहले कवर कर लेंगे। ठीक, तो Fm इज इक्वल टू Q इंटू V, QVB होता है। समझ गए? QVB में Q का क्या है तुम्हारा, Q है चार्ज है, V क्या है, वेलोसिटी है जो चार्ज को हमने दे रखा है, V इज द मैग्नेटिक फील्ड, इतना तो तुम्हें पता ही है। अब क्या होगा कि अगर इस चार्ज की मास को हम बोल दें कि इसका चार्ज का जो कुछ ना कुछ तो मास ही होगा, मान लो कोई चार्ज है तो उसका तो कुछ मास होगा, तो मान लेते इसकी जो मास है वह m है, चार्ज उसकी q है और वह एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करना स्टार्ट कर दिया है। जब वह एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वह एक सर्कल में मूव कर रहा होगा तो उसके सेंटर की तरफ एक और फोर्स मिलता है। कौन सा फोर्स? जिसका नाम एक बहुत अच्छा नाम है, जिसके नाम को क्या बोलते हैं, एक सेंटर की तरफ उसे फोर्स मिलता है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लगता है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, कोई मास किसी सर्कल के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि उसे एक रेडियस में मूव कराने में मदद करता है, मतलब उसे उस रेडियस से बाहर नहीं आने जाने देता, उस रेडियस में रखने की कोशिश करता है, उसे बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है। तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वह कहां पर मूव कर रहा है, एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है और उसकी जो फोर्स हमेशा वह कैसी है, एक चार्ज पार्टिकल हमारा यहां पर रखा गया है, उसका मास है। जब भी किसी चार्ज को किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, जिसके एक फोर्स तो हमारी मैग्नेटिक फोर्स आ गई कि उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। इसे हमने उन लोगों ने निकाला भी बहुत अच्छी तरीके से, उसे निकाल के देखा। लेकिन एक फोर्स और लगती है जो कि उसे बैलेंस करके रखती है उस सर्कुलर मोशन में, सर्कल में घूमने के लिए। कौन सी फोर्स? जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वह भी सेंटर की तरफ हमारी लगती है जिसे हम बोलते हैं FC, सेंट्रीपिटल फोर्स FC। और इस केस में वह FC इक्वल हो जाती है Fm के, ताकि वह सर्कल में मूव कर पाए। अगर हमारी कोई मास m है, जो कोई चार्ज पार्टिकल है जिसकी मास m वह सर्कल में मूव कर पा रहा है, मतलब क्या है कि वह उसकी मैग्नेटिक फोर्स, उसकी एक फोर्स जो भी है, चाहे मैग्नेटिक कुछ भी हो, अगर वह सर्कल में मूव कर पा रहा है तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स उस फोर्स के साथ मैचिंग है, मतलब वह मैच करती है। तो मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि Fm इज इक्वल टू, देखना, Fm इज इक्वल टू QVB है,
अब एफएम की जगह पे तुम्हें रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। क्या होता है? एफ सी इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। वी क्या है? जिस वेलोसिटी से तुमने फेंक रखा है, देखना अभी बात लास्ट में मैं डिस्कस कर लूंगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर इसकी रेडियस क्या है, अगर हम इसकी रेडियस को कैपिटल आर बोल देना तो यह रेडियस एम वी स्क्वायर बाई आर, जो आर नीचे दिखा गया है, यह क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस है तुम्हारी। और v क्या है? वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। m क्या है? m तुम्हारा मास है, चार्ज का मास है या फिर कोई भी मास है जो सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक, तो एम वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। एक v से तो एक v कैंसल हो गया। r इज इक्वल टू क्या होगा? अगर इस r को तुम इस साइड में लाओ और v को नीचे भेज दो तो r क्या होगा? r हमारा आएगा r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। अब तुम इस फार्मूले से क्या पता लगा सकते हो? इस फार्मूले से तुम्हें यह मिलेगा कि जब ने तुमने किसी चार्ज को किसी 90 डिग्री पर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंका, तुमने v वेलोसिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पर किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, तो उसके ऊपर वह सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कल में घूमेगा। तो उसकी रेडियस कितनी होती है ना, तुम इससे निकाल सकते हो कि वह किस तरह के रेडियस में घूमना शुरू करेगा। उसकी रेडियस कितनी मीटर की होगी, कितने किलोमीटर की होगी, कुछ भी यार, मतलब कितने मीटर कितनी होगी वह रेडियस तुम्हें पता चल जाएगा बहुत आराम से। तो उस रेडियस को निकालने के लिए तुम्हारा फार्मूला आता है जिसकी वैल्यू कितनी है? आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। एक बढ़िया सा फार्मूला तुम्हारा आ गया। अब बात करते हैं कि टाइम पीरियड कितनी होगी। टाइम पीरियड होता क्या? एक सर्कल को कवर करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। हाँ, सही है। एक सर्कल को एक चक्कर पूरा करने में, एक मतलब किसी भी चीज को एक चक्कर पूरा करने में जितना भी टाइम लगता है वही तो हमारी टाइम पीरियड होती है। तो अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो कितना होगा? टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक चक्कर पूरा कर लेना। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर को पूरा कर लेना। एक चक्कर कब पूरा होगी? जब वह कितने डिस्टेंस चलेगी? जब वह इस पूरे सर्कल को यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंच जाएगी, मतलब चाहे जहां से स्टार्ट करते हुए फिर से यहां पर पहुंच जाएगी, मतलब वह कितने डिस्टेंस चलेगी? अपने पैरामीटर के बराबर। तो पैरामीटर कितना होता है? 2 पाई इंटू कैपिटल आर। तो यहां पर लिखोगे 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी, उसकी वेलोसिटी। टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर मतलब पूरा एक सर्कल को कवर करने में जितना भी टाइम लगता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो 2 पाई आर बाई वी हो गया हमारा टाइम पीरियड। अब इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो टाइम पीरियड हमारा कितना आया? 2 पाई आर बाई वी। आर होता है हमारा एम वी बाई क्यू बी। आर की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 2 पाई बाई वी, तो हमने ऐसे रख दिया। आर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं एम वी बाई क्यू बी। तो वी से वी कैंसिल हो गया, 2 पाई एम बाई क्यू बी, यह हमारा हो गया टाइम पीरियड। अब तुमसे कोई फ्रीक्वेंसी पूछ ले, ओमेगा पूछ ले, तो निकालना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई एम बाई क्यू बी। अब इतना हमारा टाइम पीरियड होता है। अब तुमसे कोई ओमेगा पूछ ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओमेगा क्या होता है? टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा क्या होगा? 2 पाई बाई टी। बस टी के जगह पर रख दो 2 पाई बाई टी। टी क्या होगा? यहां पर रख दो 2 पाई एम बाई क्यू बी। क्यू बी ऊपर चला जाएगा, यहां आ जाएगा और 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, मतलब ओमेगा आ गई। ओमेगा होती क्या है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। तो क्यूबी बाई एम आया है, क्यूबी बाई एम। तो ओमेगा की वैल्यू आई तुम्हारी क्यूबी बाई एम। समझ रहे हो? ओमेगा किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, मास पर डिपेंड कर रहा है। और टाइम पीरियड हमारा आया 2 पाई एम बाई क्यूबी, जो कि बहुत अच्छा सा फार्मूला तुम्हें देखने को मिला। आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यूबी, यह फार्मूला। इसे मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूं ताकि तुम लोग याद कर लो। आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यूबी में इस फार्मूले को, 2 पाई एम बाई क्यूबी याद कर लेना, और ओमेगा वाले में इस फार्मूले को याद कर लेना। ये 3-4 फार्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में। अब एक थोड़ा सा एक चीज और देखो ना।
आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी को और क्या लिख सकते हो, तुमने 11th में पढ़ रखा होगा मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम होती है तुम्हारी P बराबर एम इंटू वी, मानते हो P बराबर होती है एम इंटू वी मोमेंटम। लाइट आ चुकी है, टेंशन मत लेना, फिर से इसे मैनेज करते हैं थोड़ा सा। हाँ, मोमेंटम होती है P बराबर एम इंटू वी, तुम्हें पता है पहले से मोमेंटम का फार्मूला। और तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। यार P थोड़ा सा मैं सही बना देता हूं, लेकिन तुम बाद में देखोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। इसे P, ठीक, K बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, हाफ एम स्क्वायर हो जाएगा और वी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई एम आ जाएगा। समझ रहे हो, हाफ 2m लिखोगे और यहां पर हो जाएगा एम वी का स्क्वायर। एम वी की जगह पे तुम P रख सकते हो, मैंने यहां पर बताया तुमसे, तो P स्क्वायर बाई 2m। तो P स्क्वायर बाई 2m क्या आया, तुम्हारा K की वैल्यू आ गई। अब K बराबर क्या होगा, P बराबर क्या होगा, सबसे पहले P बराबर होगा तुम्हारा अंडर रूट में 2m K, मतलब काइनेटिक एनर्जी। P बराबर देखो, P यहां से 2m से मल्टीप्लाई करोगे, रूट ले लोगे उसका, P बराबर अंडर रूट 2m K। इस चीज को याद रखना, ठीक, इस चीज को तुम याद रखना। यहां पर तुम क्या रखोगे, अब एम बी की जगह पर रखोगे तुम P बाई क्यू बी, आर यहां रखोगे। आर इज इक्वल टू P की वैल्यू तुमने निकाला 2m के, तो यहां पर रख दो रूट ऑफ 2m के बाई क्यू बी। बस ये एक अलग फार्मूला तुमसे हो गया कि अगर तुम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कुछ पूछ लिया जाए तो तुम इस तरह से जवाब दे देना। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी का टर्म्स आ जाता है उसमें कुछ, तुम इस तरह से जवाब दे देना। नहीं तो P बराबर 2m के भी यूज कर सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ये रहा तुम्हारा इस पूरी चीज की डिस्कशन, जिसमें हमने ओमेगा निकाला, टाइम पीरियड निकाला और इस तरह के फार्मूले को अलग अलग तरीके से देखा। अब आगे आते हैं किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने क्या किया, अपने चार्ज को 0 डिग्री पर फेंका, 180 डिग्री पर फेंका, 90 डिग्री पर फेंका, और हमने क्या करा, उसे रेस्ट पर भी रखा। इन 4-5 केसेस को हमने डिस्कस करा। लेकिन एक केस अभी बचता है कि अगर हम क्या करें, अपने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक थोड़ा सा हम क्या करते हैं, उसे थीटा एंगल पर फेंक कर देखते हैं कि अगर हमने 90 निकाल लिया, 180 निकाल लिया, लेकिन ऐसे ही केस तो हमेशा नहीं आते ना। कोई 45 पे पूछ लिया तो, कोई 30 डिग्री पे पूछ लिया तो, कोई 15 डिग्री पे पूछ लिया तो क्या करोगे। तो इसे निकालने के लिए कुछ हम अलग से कुछ चीजें यूज करेंगे, कुछ वेरिएबल्स का यूज करेंगे जिसका हम निकालेंगे। इसे भी बोल देते हैं सेकंड स्पेशल केस, इसे हम बोल देते हैं सेकंड स्पेशल केस, स्पेशल केस, हैशटैग स्पेशल केस। ठीक, स्पेशल केस में अब क्या होगा कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, मान लो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में कुछ इस तरह से दी गई है। समझ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड हमारी राइट साइड में प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में प्रेजेंट है कुछ इस तरह से। हमने क्या करा, किसी चार्ज को ना 90 पे फेंका, ना ही 180 पे फेंका, ना ही हमने उसे रेस्ट पर रखा। हमने चार्ज को क्या करा, किसी एंगल थीटा पर फेंक दिया, किसी एंगल थीटा पर हमने फेंक दिया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल था ना, वह क्या था, थीटा। समझ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच के एंगल थीटा पर हमने फेंक दिया। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमसे कोई थीटा की मतलब 45 पे पूछेगा, हम थीटा की वैल्यू 45 पुट कर देंगे। तो मतलब एक ऐसी चीज हमें मिल गई कि वहां पर हम थीटा की वैल्यू चेंज कर करके हम क्या कर सकते हैं, अपने मतलब जो फार्मूला है उसे डिराइव कर सकते हैं। समझ रहे हो इसे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हमें फिजिक्स में कोई चीजें एंगल्स पर दिखती हैं तो उसे हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, कि उसे हम तोड़कर कुछ एंगल्स में रख दें, कुछ एंगल्स पर रख के उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसे कंपोनेंट में तोड़ना तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। यहां पर अगर तोड़ोगे ऊपर और नीचे की तरफ आएगा। तो जब भी हम किसी को तोड़ मतलब किसी भी वेक्टर्स को तोड़ते हैं, अगर थीटा के डायरेक्शन में तोड़ते हैं, थीटा के मतलब जस्ट बगल वाला तोड़ते हैं, तो उसे हम v cos थीटा देते हैं। देखो कैसे, v है
थीटा को जस्ट हमने थीटा के साइड में ही तोड़ा तो हमने v cos थीटा दे दिया, और थीटा जहां पर नहीं है उस कंपोनेंट को हम v sin थीटा देंगे। तुम्हें क्या दिखी यहां पर? अब इस वेलोसिटी को तुम भूल ही जाओ, मतलब जो हमारा बीच वाला है ना, इसका तो कोई, अब हमने उसे तोड़ दिया कंपोनेंट्स में तो उसका तो कुछ मतलब है नहीं। हमें अब ध्यान देना v cos थीटा और v sin थीटा पे। v cos थीटा क्या करेगा और v sin थीटा क्या करेगा, बस इस पे ध्यान देना है। पहले बात करते हैं v sin थीटा के बारे में। कलर चेंज करते हैं। v sin थीटा हमारा क्या करेगा? यह तो वही केस हो गया कि v sin थीटा जो है, हमारा चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से जा रहा था। चार्ज पार्टिकल हमारा कुछ इस तरह से जा रहा था। देखना, हमारा चार्ज पार्टिकल राइट साइड में जा रहा था, हमने v कैसा दिया, 90 डिग्री पर दे दिया। या तो कुछ ऐसा ही केस हो गया जो कि यह था हमारा, जो कि यह केस था स्पेशल केस वाला, जो यह था कि हमने क्या करा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिया और मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर की तरफ थी और मैग्नेटिक फील्ड हमारी राइट साइड, मतलब तभी वह 90 डिग्री पर थे एक दूसरे से। अब भी क्या है, अब भी वही केस बन रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस साइड में है और हमारी वेलोसिटी इस साइड में है, तभी क्या हुआ, वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर ही तो हैं। अब 90 डिग्री पर है तो हमें क्या करना होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपने हम क्या करते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन में हम अपने फिंगर्स को रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, देखना, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को अपने रखो और उसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करोगे ना, तो वह एक सर्कल ही बनकर आएगा। समझ पा रहे हो? तो वह v sin थीटा जो होता है, v sin थीटा जो होता है वह उसे सर्कल में घुमाने का काम करता है। v sin थीटा कंपोनेंट उसे सर्कल में घुमाने का काम करता है। इस तरह से देखना, v sin थीटा उसे सर्कल में घुमाने का काम करता है, वह सर्कल में इसे घुमाएगा। तो यहां पर लिख देता हूं, v sin थीटा रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कल में घुमाने का काम करता है। रिस्पॉन्सिबल है किस काम के लिए, कि वह उसे सर्कल में घुमाकर रखेगा कम से कम। v cos थीटा के बारे में क्या कहोगे? v cos थीटा जो होगा ना, v sin थीटा ऊपर, v cos थीटा इस डायरेक्शन में, तो v cos थीटा जो होगा उसे क्या देगा, एक तरह का उसे मूव कराने की कोशिश करेगा। कहां पर? v cos थीटा जो होगा वह उसे मूव कराने की कोशिश कहां पर करेगा, कि वह कम से कम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चलता रहे। v cos थीटा हमारा मैग्नेटिक फील्ड में चलाने का काम करेगा और v sin थीटा जो होगा वह उसे सर्कल में मूव कराने का काम करेगा। v cos थीटा आगे बढ़ाएगा, तो मतलब आगे बढ़ाएगा, कम से कम आगे बढ़ाने के लिए काम आएगा, मतलब रिस्पॉन्सिबल है। समझ रहे हो? रिस्पॉन्सिबल। तो v sin थीटा सर्कल में मूव कराने का काम करेगा, v cos थीटा उसे आगे बढ़ाने का काम करेगा, और ओवरऑल जो हमारी इमेज बनकर आएगी वह कैसी होगी, बता सकते हो क्या? जो हमारी इमेज बन के आएगी चार्ज पार्टिकल के मूव करने की, वह कुछ इस तरह से होगी। क्या बन के आई? एक हेलिकल पाथ वह बनाएगा। क्या है यह? एक हेलिकल पाथ वह चूज करेगा। यह जो पाथ बनकर आया ना, एक हेलिक्स है, मतलब हेलिकल पाथ बनेगा। यहाँ पर हेलिकल पाथ बनेगा। इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? हेलिकल। मतलब इसमें एक चक्कर भी पूरा करके, जब तक वह चक्कर पूरा कर रहा है तब तक वह आगे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे तुमने स्प्रिंग देख रखा है, स्प्रिंग को अगर तुम उसे खींचकर थोड़ा सा खोल कर देखोगे तो कुछ वह हेलिकल पाथ के रूप में ही होता है। मतलब वह इधर सर्कल तो पूरा कर रहा है, लेकिन वह सर्कल पूरा करते करते थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहा है, फिर सर्कल पूरा करते करते वह थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहा है। इस तरह से वह एक हेलिकल पाथ अचीव कर रहा है। समझ गए? तो एक पूरा हेलिकल पाथ इस तरह का हमें देखने को मिलता है जब भी हमारे चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, किसी एंगल पर मूव करते हैं। अब इस केस में हमें रेडियस निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? रेडियस निकालने का सिर्फ एक फार्मूला जो हमने पढ़ रखा है वह क्या है? R = mv/qb। इसमें जो v होता है ना, कौन सा v लेते हैं? इस केस में हमने जो v लिया था वह कौन सा v था? देखना, इस केस में हमने v इस तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ था, मतलब वह मैग्नेटिक फील्ड से जो 90 डिग्री पर v था उसी को हमने लिया था। समझ रहे हो? v हमने इस तरफ लिया था और एंगल हमारा 90 डिग्री, मतलब देखो v हमारा इस तरफ है, मान लो राइट साइड में, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी,
तो हमने किस बी को चुना था, हमने इस बी को चुना था कि इस बी को ही हमने r इक्वल टू mv बाई क्यूबी में रखा है v। तो v हमारा कौन सा था, परपेंडिकुलर वाला, v हमारा था परपेंडिकुलर वाला। तो हम क्या करेंगे, इसे v परपेंडिकुलर रखेंगे, r इक्वल टू mv परपेंडिकुलर अपॉन क्यूबी। mv परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट कौन सा है, इसे हम बोलते हैं v परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में, हमारी जो वेलोसिटी है ऊपर साइड में, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री, इसे v परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे v पैरेलल बोलते हैं। तो r इक्वल टू mv परपेंडिकुलर बाई क्यूबी। mv परपेंडिकुलर कितना है, m इंटू v परपेंडिकुलर v साइन थीटा है, तो बस v साइन थीटा यहाँ पुट कर देना, बाकी चीजें तो सेम ही है, चार्ज उसकी सेम ही है, मतलब चार्ज पार्टिकल की हमने इस केस में भी क्यू मान रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है वह v है, और v क्या है, वेलोसिटी है। तो मैं इसका सभी का नाम बता देता हूं, यह चार्ज है तुम्हारा, चार्ज, या क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। m क्या है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। v क्या है, v है वेलोसिटी, v है वेलोसिटी। थीटा क्या है, थीटा तो एंगल है हमारे मैग्नेट कहां का, बीच का, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी के बीच का, समझ गए। तो r इक्वल टू mv साइन थीटा बाई क्यूबी, यह था हमारे रेडियस का फार्मूला, जब हमारा जो चार्ज पार्टिकल होगा एक हेलिकल पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। अब आते हैं एक थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, पिच के बारे में जानना थोड़ा सा, PITCH, पिच क्या होती है। पिच क्या होती है कि वह कितना दूरी तय कर लिया एक टाइम पीरियड में, डिस्टेंस कवर्ड, क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, देखना कितना डिस्टेंस किसकी वजह से चल रहा है, इस v cos थीटा कंपोनेंट की वजह से, v cos थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से, वह v cos थीटा कंपोनेंट की वजह से आगे चल रहा है। तो एक टाइम पीरियड में वह कितना आगे चला गया, इसी को हम बोलते हैं पिच। तो फार्मूला क्या होता है पिच का, P इज इक्वल टू v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है हमारा t है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है, टाइम पीरियड हमेशा जो वहां पर था वो ही यहाँ पर है, क्योंकि सारी चीजें सेम ही है। देखना भी बताता हूं, तो यहाँ पर लिखोगे v cos थीटा, पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई m बाई क्यूबी, जो मैंने पीछे डिराइव में कराया। क्यों यही होगा, क्योंकि देखो ना तुम्हारा m चेंज हो रहा है, ना q चेंज हो रहा है, ना v चेंज हो रहा है, सारी चीजें सेम है, तो इसलिए अभी सेम होगा। ठीक, तो तुम्हारा जो फार्मूला बन के आएगा कुछ इस तरह से, तुम वहां पर रख देना, तुम्हारा पिच पता चल जाएगा, पिच क्या होता है, पिच कितनी होगी, मतलब एक टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब यह था तुम्हारा लास्ट टॉपिक, और सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद शायद ही इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बचता है, ठीक, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन अब हम कल करेंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ मजेदार अगला टॉपिक्स होगा जिसे हम कल कवर करेंगे। बाकी की बातें अब कल के वीडियो में करते हैं। आई होप कि तुम्हें हर चीजें पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो। चलो फिर मिलते हैं बढ़िया इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो और रिवाइज जरूर करते रहो चीजों को। रिवाइज पे ज्यादा फोकस करना, रिवाइज ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी नए टॉपिक्स है तो हमारे दिमाग से निकलते रहते हैं, तो इसे रिवाइज करना जरूरी है। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।